वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। यानी कि जो यूपी बोर्ड के द्वारा 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरे हिंदी के पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं, पूर्णांक आपका 100 रहता है। तो अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि जो यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया जाता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको पहले से ही इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी के फुल सॉल्यूशन का वीडियो बनाइए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो देखिए, लिखा है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 कक्षा 12 हिंदी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। और आपको ये भी पता है कि आपका जो पेपर है वो खंड का और खंड खा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो हम आंसर के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से इंग्लिश के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, देखिए प्रश्न 1, जिसमें हमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न 1 में काखा गघा अंगा करके, तो का प्रश्न हमारा है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। देखिए, ये हिंदी गद्य साहित्य के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध जो है इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा संपूर्णानंद। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध जो है वो संपूर्णानंद जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, खा वाला क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए खा वाला हमारा क्वेश्चन है कि लल्लू लाल की रचना है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रेम सागर। जो प्रेम सागर है ये लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है, ऐसे ग वाला क्वेश्चन हमारा है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं, तो 4th वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं तो आप लोगों को सॉल्यूशन में दे रहा हूं। ठीक है, घ वाला क्वेश्चन है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। यानी कि आवारा मसीहा जो रचना है इसके रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंगा नंबर, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। तो इसी प्रकार से आपको सही आंसर चूज करके लिखना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 जो हमारा होगा, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि हिंदी पद्य साहित्य से होंगे। ठीक है, देखिए कामायनी किस युग की रचना है, कामायनी बताइए किस युग की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 छायावादी युग। ठीक है, तो कामायनी जो है वो छायावादी युग की रचना है, क्योंकि इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खा वाला, सबके लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए 10 क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पीय, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मिलाकर 10 नंबर आपको मिलेगा। खा वाला है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, इनमें से कौन सा कब प्रगतिवादी युग का है, तो फर्स्ट ऑप्शन से होगा अग्रदास। ठीक है, अग्रदास जी प्रगतिवादी युग के कवि हैं इन चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो सभी को मैंने बताया तार, तार का मतलब 43, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1943 ईस्वी। ठीक है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है। फर्स्ट है प्रिय प्रवास, सेकंड है साकेत, थर्ड है भारत भारती, फोर्थ है कामायनी। तो बताइए कौन सी रचना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कामायनी। कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना, अभी मैंने आपको बताया था, तो 4th ऑप्शन सही होगा, ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, बाकी हमारा लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय में कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मामा। देखिए रामचरितमानस एक महाकाव्य, साकेत महाकाव्य, पद्मावत महाकाव्य जो मामा है रचना ये महाकाव्य नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के देखे, अगर 10 आपको पता है तो 10 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा, ये गद्यांश है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, 10 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, इस गद्यांश को पहले पढ़ना है ध्यान से। देखिए इस गद्यांश को पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है जो इसके नीचे दिया गया है, 10 नंबर इसके लिए आपको मिलता है। तो क्वेश्चन देखिए, देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के इन लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, तो देखिए किस चैप्टर का है,
ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप। देखिए फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लिखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के राष्ट्र के स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप पाठ के सॉरी इस प्रकार लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के तथा वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप निबंध शीर्षक से उद्गृत है, ठीक है। तो ये सब लिखना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर देना है आपको, इनका सभी का आंसर आपको मिल जाएगा आपके गद्यांश में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पाँचों का सही आंसर देंगे तो आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसमें अथवा लगा होगा। मान लीजिए वो गद्यांश आपको नहीं पता है तो अथवा लगा है, इस वाले गद्यांश को आप कर सकते हैं, जो कि अशोक के फूल चैप्टर का है। मैं चैप्टर का नाम आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें इसका सॉल्यूशन मैं नहीं कराऊंगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये अशोक के फूल चैप्टर का है, जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी कि आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेगा। ये पद्यांश है, ठीक है। इसमें भी आपको ये जैसे पद्यांश दे दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए नीचे 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और देखिए फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। अगर आप पांचों क्वेश्चन कर लेते हैं 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद में अथवा लगा है, देखिए ये आपका आ गया लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का है, पवन दूतिका का, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, ठीक है। तो आपको अगर वो नहीं पता है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। समझ में आ गया। तो उसको अगर आपको नहीं पता तो आप इसको कर सकते हैं। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर दे देंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए हमारा है पांचवा जो क्वेश्चन होगा, ये है जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको 5 नंबर इसके लिए दिया जाएगा, यानी कि जीवन परिचय आपको याद करना है। देखिए 3 लेखक का नाम आपको दिया जाएगा। देखिए 3 लेखक का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है। फर्स्ट है आचार्य हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है एपीजे अब्दुल कलाम, थर्ड है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब जिनका जीवन परिचय आप जानते हैं, जिनका साहित्यिक परिचय आप लिख सकते हैं, उसको आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, और ये जो आपका शब्द सीमा होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी शब्द सीमा होनी चाहिए वो 80 वर्ड होनी चाहिए, यानी कि लगभग 80 वर्ड में आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कवियों का जीवन परिचय। देखिए अभी हमने लेखक का जीवन परिचय देखा, अब कवि का। निम्नलिखित में से किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। देखिए मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, नामधारी सिंह दिनकर, जिनका आपको पता हो उनका आप 80 वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर तो मैं इसमें बता नहीं सकता। आगे जो आपका व्याकरण है, जिसमें आपको संधि विच्छेद विभक्ति और वचन शब्द शब्द अर्थ, उसका सबका आंसर मैं अभी आगे बताऊंगा। अब आपको इतना तो समझना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 6 क्वेश्चन है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, यानी कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। ये शब्द सीमा इसकी भी 80 रहेगी, लगभग 80 वर्ड में। अगर ये आपको नहीं पता तो अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बहादुर कहानी का अगर आप उद्देश्य जानते हैं तो उसको लिख दीजिए, बस काम खत्म। या फिर आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य जानते हैं तो उसको लिख दीजिए। मतलब दोनों में से, इन तीनों में से किसी एक को करना है। अगर आप बहादुर या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य जानते हैं तो किसी एक को लिख दीजिए, आपको कोई और लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए दोनों आपको नहीं पता तो सिर्फ यही आप लिख दीजिए, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु, तो आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। यानी कि तीनों में से सिर्फ एक आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ईजी है। अब 7वां देखिए हमारा क्या है। 7वां जो क्वेश्चन हमारा है, यह है कि स्वापथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि जो आपके सिलेबस में खंड काव्य है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे देखिए शब्द सीमा 80, अगर आप में श्रवण कुमार है तो आप श्रवण कुमार का लिखिए, ठीक है। जो आपके सिलेबस में रश्मि रथी है तो रश्मि रथी लिखिए, क्योंकि अलग अलग सिलेबस में अलग अलग रहता है, ठीक है। अगर आप में त्यागपथी है तो त्यागपथी लिखिए। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं पता तो अथवा लगा है, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। जो आपके सिलेबस में है वही आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, अब आता है हमारा खंड खा, ठीक है। ऊपर हमारा 50 नंबर क्लियर हो गया। अब नीचे आता है खंड खा, इसमें हम कुछ आंसर देखेंगे, अभी देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए खंड खा में क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है। कितने नंबर,
7 नंबर। आपको करना क्या है इसमें देखिए, जैसे ये एक संस्कृत का गद्यांश दे दिया गया ये, ठीक है, तो इसका संदर्भ लिखकर आपको हिंदी में अनुवाद करना है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पत्रकार आसीत, ये महामना मानवीय चैप्टर का है, तो आपको पहले संदर्भ लिखना है, फिर इसका आपको देना है अनुवाद हिंदी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अथवा लगा है, मान लीजिए वो आपको नहीं पता तो अथवा लगा है, आप ये नीचे वाला कर सकते हैं, हंस राजा तदेव परिसर, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, ठीक है। वो मैं आपको ऑलरेडी कराता रहता हूँ संस्कृत का हिंदी अनुवाद, तो आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इसमें खा है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए भी इसमें भी गद्यांश और पद्यांश होते हैं, जैसे आपने हिंदी गद्य और पद्य में पढ़ा, वैसे इसमें भी गद्यांश और पद्यांश होते हैं। जैसे ये श्लोक आपको दिया जाएगा, इसको पद्यांश कहा जा रहा है, ठीक है, ये भी 7 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे नामे रोचते भद्रम व उलूकस्य विशेषणम आकृत्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, ठीक है। इसका आप लोग संदर्भ लिखिए, उसके बाद हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। मान लीजिए आपको नहीं पता तो अथवा लगा हुआ है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जय तदृशा मित्र विस्कुंभम पयोमुखम, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है सुभाषित रत्नानी चैप्टर का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का आप संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 9 हमारा है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको 4 मुहावरे दिए गए हैं, 1 2 3 4, चारों में से किसी एक का आप संदर्भ सॉरी किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। फिर देखिए तलवार की धार पर चलना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बहुत कठिन कार्य करना, ठीक है। तलवार की धार पर चलना यानी कि बहुत कठिन काम करना। आप लिख सकते हैं वाक्य प्रयोग, आज के समय में मेहनत व ईमानदारी से पैसा कमाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, ठीक है। दूसरा है टका सा जवाब देना, इसका मतलब क्या होगा, साफ इनकार करना, ठीक है। देखिए इसका आप वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, उच्च वर्ग के लोग काम पूरा हो जाने पर गरीब मजदूरों को टका सा जवाब दे देते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा दाल में काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना, ठीक है, तो जैसे तो कुछ गड़बड़ होना, ठीक है, इसका अर्थ होगा। चौथा है नमक मिर्च लगाना यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो मैंने अर्थ बता दिया, आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से हम आंसर भी देखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में के संधि विच्छेद को सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यानी कि इनमें से आपको संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना, 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर तथापि का संधि विच्छेद है, तथापि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, का खा गा घा, आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। वो देखिए ABCD यहाँ पर दिया गया है, तो ABCD 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, तथा धन अपि। तथापि का सही संधि विच्छेद होगा बी वाला ऑप्शन, तथा धन अपि, ठीक है। उसके बाद में देखिए परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, परम धन ईश्वरा, ये परमेश्वरा का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे, तीसरा हमारा यहाँ पर है, तीसरा गायिका का संधि विच्छेद है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गय धन अका। तो इस प्रकार से 3 संधि विच्छेद आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तीनों आपको सही आंसर देना है। अगर आप सही आंसर दे देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, समझ में आ गया। ऐसे खा वाला देखिए 10वें का खा, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है, यानी कि आपको विभक्ति और वचन पहचानना है, कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन। जैसे दिया गया है आत्मनः में विभक्ति और वचन है, आत्मनः जो है इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, आत्मनः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और डाउट है, देखिए जो आत्मना वर्ड है इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन भी है, यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन भी है और पंचमी विभक्ति एक वचन भी है, ठीक है। तो दोनों आंसर आपके सही हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले देख लेना चाहिए कि आत्मना जो दिया गया है इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन हो सकता है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत भी आत्मना आता है और पंचमी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत भी आत्मना आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन डी भी सही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम नाम में विभक्ति और वचन है, नाम नाम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नाम नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। 2 विभक्ति और वचन रहेंगे, दोनों आपको करना है, 2 नंबर मिलेगा। अब प्रश्न नंबर 11 है शब्द युग्म,
इसका मतलब क्या होगा? जैसे देखिए वसन व्यसन, इसका सही अर्थ चूज करके आपको लिखना है। आपके पास चार ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, का खा सॉरी ए बी सी डी करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र और आदत। यानी पहले वसन का मतलब वस्त्र, दूसरे व्यसन का मतलब आदत। ठीक है, तो वस्त्र और आदत इसका सही आंसर होगा। देखिए वसन पहले है तो वसन का अर्थ पहले होना चाहिए, वसन का अर्थ वस्त्र, व्यसन बाद में, व्यसन का अर्थ आदत। ठीक है, तो वसन व्यसन का अर्थ होगा वस्त्र और आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबुज अंबुद। ठीक है, तो अंबुज अंबुद का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा, चलिए देखते हैं। तो इसका सही अर्थ होगा कमल और बादल। ठीक है, अंबुज अंबुद का सही अर्थ होगा कमल और बादल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खा वाला। देखिए ये क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, यानी कि आपको अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारा है अंबर। अब अंबर का हम पर्यायवाची शब्द क्या लिख सकते हैं? अंबर को हम आकाश भी लिख सकते हैं। ठीक है, आकाश। उसके बाद में हम अंबर को वस्त्र भी लिख सकते हैं। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे, थोड़ा बड़ा मैंने लिख दिया लेकिन समझ लीजिएगा। दूसरा है पट, पट का मतलब भी वस्त्र होता है। ठीक है, वस्त्र और आकाश, अंबर, घूंघट, ये आप पट का लिख सकते हैं। विधि का मतलब, विधि का आप लिख सकते हैं कानून, तरीका, ब्रह्मा। ठीक है, उसके बाद में नाग का क्या लिख सकते हैं? नाग का आप लिख सकते हैं हाथी, पर्वत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अनेकार्थी शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें गा वाला हमारा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए हमारा इसमें है, फर्स्ट है जो आंखों के सामने हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, जो आंखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा जानने की इच्छा रखने वाला, उसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो देखिए जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। अब नेक्स्ट देखिए घा वाला है, वाक्य संशोधन। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, जैसे देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें क्या गलती है बताइए? इसमें गलती सिर्फ इतना है कि जो हैं हो इसके स्थान पर हो होना चाहिए। ठीक है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तब आपका सही होगा, है नहीं। ठीक है, दूसरा इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो अनेकों नहीं, यहाँ पर होगा अनेकों के स्थान पर अनेक। ठीक है, अनेक। ठीक है, तो अनेकों आप मत लिख दीजिए, अनेक के स्थान पर आपको लिखना है अनेक। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट हमारा तीसरा है, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। ठीक है, तो कवित्री में, कवित्री हम इसे नहीं लिखते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं कब इत्री। ठीक है, इस प्रकार से हम कवित्री लिखते हैं, और यहाँ पर क्या है, वी वहाँ पर छोटी का मात्रा लगा है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, और आगे देखिए चौथा, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो देखिए अगर यहाँ पर कृपया यूज कर लिया गया है तो कृपया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए, अनुमोदन करने की कृपा करें, कृपया आप लोग हटा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब 12 नंबर आपका रस छंद अलंकार होगा, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण देकर परिभाषा लिखिए। तो वीर रस या हास्य रस, ठीक है, इसका आपको लिखना है, दोनों में से किसी एक का आपको उदाहरण परिभाषा देकर उदाहरण लिखना है, 2 नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए अगर आप सिंपली इसे समझना चाहते हैं तो रस, और खा है हमारा श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार। श्लेष अथवा, अथवा का मतलब या तो श्लेष अलंकार का या उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर इसके लिए भी। दोनों में से किसी एक को ही करना है क्योंकि अथवा लगा है। ठीक है, गा है दोहा अथवा सोरठा, छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। तो यानी कि 6 नंबर टोटल आपको रस छंद अलंकार के लिए मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 नंबर आसानी से क्लियर कर दूं तो एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा, मेरे चैनल पर है रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर आप बोलेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा, जिसमें ये तीनों टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी रस हैं, जितने भी अलंकार हैं, जितने भी छंद हैं, सभी को मैंने एक वीडियो में पढ़ाया, तो आप जाकर देख सकते हैं। 13 क्वेश्चन है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर मिलेगा। या अगर मान लीजिए आपको नहीं पता तो अथवा लगा है, एक और लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा है निबंध। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। यानी कि जो निबंध आपको पता है वो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। 5 निबंध, 5 टॉपिक रहेंगे, जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख सकते हैं लिखिए। ठीक है, जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ठीक है, तो जिस पर आपको पता है
उस पर आप लोग निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। बस यहीं पर आपका पेपर समाप्त होता है, यानी कि 100 नंबर का पेपर यहीं पर आपका समाप्त होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा हिंदी का मॉडल पेपर समझ में आ चुका होगा। इस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बताया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह मैं और भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लाऊं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।